हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो है वो मोमेंट ऑफ फोर्स को शुरू किया था। मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स की एग्जांपल देने की कोशिश की थी कि भाई हम जब भी किसी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करते हैं, तो बैग की मिसाल दी थी मैंने। तो बैग को अगर मुझे बोला जाए कि होल्ड करके रखो, एक दफ़ा बैग अपने करीब होल्ड करके रखो और एक दफ़ा बैग अपने से दूर होल्ड करके रखो, तो बेस्ड ऑन दैट हमें ऐसा लगता है कि जब हम बैग अपने से दूर होल्ड करके रखने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत हैवी फील होता है, हम उसे रोक नहीं पा रहे होते अपनी जगह। वो जो इफेक्ट है ना वेट का, हमारा हाथ घुमाने का, उसको रोटेशन देने का, उसको हम बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज बेसिकली द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, जैसे हमने कहा था, and it is actually the product of force and the perpendicular displacement from the pivot to the line of action of force. अच्छा, pivot क्या होता है? Pivot is a point about which your system rotates. वो about वो point जिसके बाद आपका सिस्टम घूमे या rotate करे उसे pivot बोलते हैं. And the moment is basically a product of the force that you have applied and the distance from the pivot to that line of force. जो वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। फिर हमने इसको थोड़ा सा क्लियर किया था कि भाई अगर आपका फोर्स किसी एंगल पे हो तो जो लेंथ ऑफ द रॉड इस केस में है वो जो पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन गई थी, लेकिन इस बार इट्स नॉट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सही, रीजन बीइंग दैट कि अब आपके पास फोर्स और उस डिस्टेंस में 90 डिग्री का एंगल नहीं आ रहा, तो उससे ज्यादा का एंगल। उस केस में हमने इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ की। ये मैंने ऑप्शन दिया था कि बहुत सारे आपके पास आ सकते हैं, लेकिन इफ आई ड्रॉ द लाइन ऑफ एक्शन तो वो ये जा रही है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो पिवट से लेके इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। वो ऑप्शन दे देता है हमें सेलेक्ट वगैरह करने के। फिर हमने यहाँ पे दो केसेस देखे थे कि भाई अगर हमारे पास एक 100 न्यूटन का लोड है, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे अगर हैंग कर रहा है तो मोमेंट बनेगा 50 न्यूटन मीटर। अगर 0.8 मीटर के डिस्टेंस पे हैंग कर रहा है तो जो मोमेंट बना वो 80 न्यूटन मीटर है। मतलब सिस्टम जितना दूर आपसे होगा आपके लिए उतना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उसको बैलेंस करना, क्योंकि वो उतना ज्यादा मोमेंट जनरेट कर रहा होगा। तो आपको काउंटर में भी उतना ही मोमेंट अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप उसे रोक सको। इसीलिए बैग को अगर आप करीब होल्ड करो तो उसका डिस्टेंस कम होता है, इसलिए मोमेंट कम बनता है, तो आप उस बैग को रोक सकते हो। लेकिन when you stretch your arms forward and you try to keep your bag in the horizontal position, उस वक्त मसला ये आता है आपके पास कि अब डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से मोमेंट ज्यादा बनता है। And when you have more moment, it becomes really difficult to keep the bag in place. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम बैलेंस को कहा जाता है, तवाज़ुन उर्दू में अगर बहुत इसके अल्फाज में बोले। प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ये कह लो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ज्यादा अच्छा तरीके से लिखा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहना बेहतर होगा। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, if your system is in equilibrium और यानी ना राइट पे गिर रहा है ना लेफ्ट पे गिर रहा है, आप जो इज इन इक्विलिब्रियम, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स must be equal to the sum of anti-clockwise moments. Clockwise moments और anti-clockwise moments एक दूसरे के बराबर है। मतलब जितनी ताकत से आपका सिस्टम राइट पे घूमने की कोशिश करेगा उतनी ताकत से आपका सिस्टम लेफ्ट पे घूमने की भी कोशिश करेगा, और इस वजह से वो दरमियान में ही रुका रहेगा, इट वोंट रोटेट। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आती है ना, अक्सर ये 3 मार्क्स की आती है। पहला मार्क आपको मिलता है जब आप ये लिखते हैं कि फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी इन इक्विलिब्रियम, रोटेशनल लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिखो, मसला नहीं। अगला मार्क मिलता है सम ऑफ क्लॉकवाइज और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज बोलने का, और थर्ड मार्क मिलता है इक्वल टू बोलने का। Sum of clockwise moments and sum of anti-clockwise moments are going to be equal to one another if you want the system to be in equilibrium. तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि एक रॉड है, 2 मासेस हैंग कर दिए गए साइड्स में, एक का मास कम था तो डिस्टेंस ज्यादा रखा गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए मोमेंट बराबर होना जरूरी है। मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर फोर्स कम है तो डिस्टेंस बढ़ा के रखा गया ताकि आपके पास मोमेंट ज्यादा है। और F1 में देखो फोर्स ज्यादा थी,
तो डिस्टेंस कम रखा गया ताकि मोमेंट बराबर है आपके पास। तो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन जो बनती है हमारे पास वो ये बनती है F1d1 इक्वल्स F2d2। लेकिन ज्यादातर सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास मल्टीपल फोर्सेस होती हैं। नहीं 3 मार्क्स तो इरेगुलर। अभी जो मैं सवाल सॉल्व करवाने जा रहा हूँ उसमें 3 फोर्सेस है अलग अलग। तो यहाँ पे अगर मेरे पास एक रॉड है, सेंटर में उसको पिवट किया हुआ है, एक फोर्स 100 न्यूटन की राइट साइड पे लग रही है और दो फोर्सेस, एक 220 की और एक F की लेफ्ट साइड पे लग रही है। बोला गया है F निकालिए। मुझे पता है सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इन द क्लॉकवाइज इक्वल सम ऑफ ऑल द मोमेंट इन द एंटी क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमाने वाली फोर्स 200 है, क्योंकि देखो इमेजिन करो अगर 20 और F ना होते हैं तो 20 और F की गैर मौजूदगी के अंदर ये जो आपके पास 100 न्यूटन है ये क्लॉकवाइज रोटेशन दे रहा है। एक मिनट। ठीक है भाई। तो यहाँ पे सम ऑफ मोमेंट्स इन क्लॉकवाइज इक्वल सम ऑफ मोमेंट्स इन द एंटी क्लॉकवाइज का मामला जो है वो सामने आया। तो क्लॉकवाइज के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये 100 न्यूटन की जो फोर्स है ना ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दी, क्योंकि यही फोर्स जो थी वो सिस्टम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती अगर 20 और F नहीं होती। और जो 20 और F वाली फोर्सेस हैं ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दे रही है कि अगर 100 ना होता ये 20 न्यूटन वाली फोर्स सिस्टम को ऐसे घुमाती और ये F भी ऐसे ही घुमाता पिवट किया राउंड। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज में 100 इंटू 40 मतलब F इंटू डी, और एंटी क्लॉकवाइज में एक है F इंटू 10 मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस एक और फोर्स भी तो ही वो भी तो क्रिएट कर रही है 20 की, 20 इंटू 40। 40 क्यों? डिस्टेंस हमेशा पिवट से लिया जाता है। डिस्टेंस जो है वो हमेशा पिवट से मेजर होता है उस फोर्स तक। उसने जो 30 दिया था वो F से लेके 20 तक का दिया था, आपको पिवट से लेके 20 तक का चाहिए, उसमें आप 10 ऐड करो तो ये हो जाएगा 400 माइनस 4000 माइनस 800 अपॉन 10, 3200 अपॉन 10 320 न्यूटन। तो आपके पास फोर्स की वैल्यू। इसी तरह भी एक सवाल ये है थोड़ा सा बोल कि थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर इस सवाल को देखा जाए तो इसमें काफी सारी फोर्सेस आपको दिख रही होंगी, 5 10 6
8, F2, बहुत सारी फोर्सेस निकली और हर फोर्स का डिस्टेंस अगली फोर्स से x के बराबर है, जिसमें x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो बोला गया भाई F जो फोर्स है, अननोन फोर्स है, ये पता कीजिए कि कितनी है। अब देखिए, अगर मुझे ये अननोन फोर्स मालूम करनी है, F मालूम करना है, और मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मैं ये बात तो जानता हूँ कि मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज और मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज बराबर होगा। Sum of all the moments in clockwise direction equals sum of all the moments in anti-clockwise direction. तो मैं पहले उन फोर्सेस को हाईलाइट कर लेता हूँ जो मेरे सिस्टम को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाई। क्लॉकवाइज डायरेक्शन समझते हो ना कौन सी होती है? ये होती है क्लॉकवाइज, जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, ये क्लॉकवाइज है। और ये एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन। अगर मैं सम ऑफ ऑल द मोमेंट इन द क्लॉकवाइज में इस फोर्सेस को सर्किल करने की बात करता हूँ, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मेरे पास ये 10 न्यूटन है जो सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमा रहा है। इसी तरह से एक ये F न्यूटन है और एक ये 2 न्यूटन है। ये तीन फोर्स ने सिस्टम को क्लॉकवाइज घुमा रही है। अज्यूम करो कि सारी फोर्सेस खत्म हो जाए, सिर्फ तीन लग रही है। इन तीनों ने तुम्हारे सिस्टम को एक ही डायरेक्शन में रोटेशन दे दी। इसने भी ऐसी घुमाना है, इसने भी ऐसी घुमाना है, इसने भी ऐसी घुमाना है। तीनों ने पिवट के अराउंड इसी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन दिलवा दी। और बाकी जो फोर्सेस बची वो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रही हैं। 5, 6 और 8। अगर आप गौर करो, 6 न्यूटन ने भी ऐसी रोटेशन देनी है, 5 न्यूटन ने भी ऐसी देनी है, 8 न्यूटन ने भी ऐसी देनी है। तो जब मैं प्रिंसिपल मोमेंट्स अप्लाई करूंगा तो मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल मोमेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज करूंगा। तो क्लॉकवाइज में मेरे पास एक सबसे पहले 10 न्यूटन आ गई, उसका डिस्टेंस था 2x के बराबर, मतलब 4 सेंटीमीटर। x और x 2x के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर प्लस फिर F न्यूटन है, उसका डिस्टेंस भी 2x यानी 4 के बराबर, और फिर 2 न्यूटन है, उसका डिस्टेंस आपके पास 3x यानी 6 सेंटीमीटर के बराबर। इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में 6 न्यूटन आ गया सबसे पहले, उसका डिस्टेंस 2 प्लस 5 न्यूटन, उसका डिस्टेंस 3 टाइम्स x यानी 6 सेंटीमीटर प्लस 8 न्यूटन, उसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ये फोर्सेस थे, उनके मोमेंट्स को मैंने ऐड कर करके बराबर कर दिया। अब आप यहां से F निकाल लो। जरा मुझे बताओ कैलकुलेट करके आप लोग कितना आया है। हो जाएगा 12, 13, 12, 14, 1.5, बिल्कुल 1.5 न्यूटन।
ये आपके पास फोर्स के मैग्नीट्यूड है। सही है ना भाई, इस तरह से हम डिटरमिन करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन आप लोग रीड कर लेना, इट्स सिंपल स्टेप, ज्यादा कोई मसले की बात नहीं है। मैं सेंटर ऑफ मास को कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। देखो हमारी जो बॉडी है, अगर मैं कोई भी आर्बिट्री बॉडी में बनाता हूँ इधर, मैंने कोई भी आर्बिट्री बॉडी बना, इस आर्बिट्री बॉडी में मासेस हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड, लेकिन इस पूरी बॉडी में एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके अबाउट ऐसा लगता है कि मास इक्वली डिवाइड हुआ, मतलब जितना मास टॉप पे उतना बॉटम पे, जितना राइट पे उतना लेफ्ट पे, और इस पॉइंट के अबाउट पूरा ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाता है। ना वो राइट पे गिरेगा, ना लेफ्ट पे गिरेगा, ना टॉप, ना आगे गिरेगा, ना पीछे गिरेगा, वो बैलेंस हुआ होता है। वैसे ना बैलेंस इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उस पॉइंट के अबाउट आपने सारा मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जितना मोमेंट राइट पे बनता है उतना ही लेफ्ट पे बनता है, जितना फ्रंट पे बनता है उतना ही बैक पे बनता है, तो वो कहीं गिर नहीं पाता आपसे, एक ही जगह पे रहता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल मोमेंट्स का मामला है वो आ जाता है। ऐसे पॉइंट को आप सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, तो उस मास का सेंटर क्या, इसको हम कहते हैं इट इज द पॉइंट अबाउट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू। ऐसा लगता है वेट लगी यहीं पर है, क्योंकि अगर आप कभी किसी सिस्टम की रोटेशन को रोकना चाहो तो आप उसको उसके तकरीबन सेंटर से होल्ड करते हैं, क्योंकि वहां उसका वेट लग रहा होता है। तो अगर वेट के ऊपर पिवट रख दी जाए ना तो रोटेशन नहीं आती कभी। वेट के ऊपर अगर पिवट रख दी जाए, मतलब जहां पे आपका वेट लग रहा है, सारे तौर पर अगर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसका वेट आ रहा है, मैंने पिवट यहीं पे रख दिया, तो ये घूमेगा नहीं कहीं, ना ये राइट पे गिरेगा ना ये लेफ्ट पे गिरेगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो ये ऐसा फिनोमेना होता है जैसे कि वेट उसी पॉइंट पे लग रहा है, the whole weight of the body is acting at that point. So ये वाली सिचुएशन। अब आपके पास सेंटर ऑफ मास आप डिफाइनिंग ऐसे करते हो कि इट इज द पॉइंट अबाउट विच द होल वेट ऑफ द बॉडी अपेयर्स टू एक्ट। लेकिन असल में ये वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट सारा वेट इक्वली डिवाइड हुआ। तो इसमें और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में थोड़ा सा फर्क होता है। सही, इसमें और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में फर्क ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी असल में ग्रेविटी पे भी डिपेंड करती है, लोकेशन टू लोकेशन वो वैरी कर सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है वो बॉडी की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और कहीं। अब जो ज्योमेट्रिक शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ये वैसे तुम लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है यहाँ वाला, जो मैंने डिस्क्रिप्शन दी भी है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, लेकिन ये बताने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने यहाँ लिख दिया। जो ज्योमेट्रिक शेप्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या उनका सेंटर ऑफ मास उनके बिल्कुल एग्जैक्ट ज्योमेट्रिक सेंटर पर लाया करता है। जो जगह उनकी वाकई में सेंटर है, उस बॉडी का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास में ही लाया करता है। जैसे सिलेंडर का बिल्कुल उसके सेंटर में आ रहा है, ट्राइंगल का जहां उसकी डायगोनल्स कट कर रही है वहां, सर्किल का भी बिल्कुल सेंटर में, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, हर किसी का उसके ज्योमेट्रिक सेंटर में। गिवन दैट आपका ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, सही, ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटीज,
तो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी से मुराद मेरे पास यहाँ पे ये है कि आपके पास ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड के ऊपर ज्यादा मास आपने जब भर दिया, किसी एक जगह में मास कम। ये यूनिफॉर्म डेंसिटी का ऑब्जेक्ट है, पूरी बॉडी में हर जगह एक जैसे मास की डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे होगा। लेकिन अगर ये इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट होता, जिसको आप दूसरे लफ्ज में लैमिना भी बोलते हो, तो उसका जो मामला है सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके अंदर हम मेथड जो यूज करते हैं वो प्लम लाइन वाला मेथड यूज करते हैं। सही, प्लम लाइन एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालते हैं। ये काम कैसे करता है, पहले तो मैं उसकी साइंस समझाता हूँ। देखो, मैं बोलता हूँ कि आपके पास एक डब्बा है, एक बॉक्स आ गया, ये कैसा बन रहा है, ये समझ चलो खैर जैसा भी आ रहा है। ये आपके पास रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक होल करता हूँ और मैं इस होल से इसको ग्रिप करता हूँ। जब इसको ग्रिप करूंगा ना, तो ये कुछ इस पोजीशन पे आकर रुक जाएगा। मतलब इसका वेट यहाँ लग रहा था नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वेट अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड्स ही होगा, लेकिन ये आके इस पोजीशन पे रुक जाएगा कि इसका वेट बिल्कुल इसके पिवट के नीचे हो। तो मैं करके देखना, रेक्टेंगुलर ब्लॉक हो, उसको ग्रिप करो, वो हमेशा रोटेट करेगा और ऐसे आके रुकेगा कि उसका वेट वाला पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट बिल्कुल पिवट के नीचे हो। अब हमारे पास यही लॉजिक काम करती है। इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट है, नहीं पता सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, लेकिन जब हम उसे रोटेट करके फ्रीली हैंग करते हैं, तो हमें इतना पता होता है कि जिस पोजीशन पे वो आकर रुक रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास उस पिवट के बिल्कुल नीचे होगा। अब नीचे कहाँ होगा ये नहीं पता चल रहा, इतना पता होगा उसके नीचे। हम क्या करते हैं, उस बॉडी में तकरीबन 2 से 3 होल करते हैं। पहले होल से हैंग किया, जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को हैंग किया, मुझे पता चला अच्छा भाई ये आपके पास इस पोजीशन पे आकर रुका, तो मैंने इसके पीछे एक लाइन ड्रॉ कर दी। बॉडी में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन मुझे बता रही है कि भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पे लाई कर रही है, कहीं यहाँ कर रही है, ये नहीं मुझे पता। फिर मैंने क्या किया, मैंने यही रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट लिया, सही, और सही, अब मैं इसको दूसरे होल से हैंग कर रहा हूँ। सही, मैंने दूसरा होल किया, यहाँ हैंग किया, यहाँ मैंने होल किया। अब अगर मैं इस होल से इसको हैंग करता हूँ, तो ये यूं आके रुक जाएगा। ये भाई इसका वेट जो है वो बिल्कुल सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होगा। अब मुझे नहीं पता है कहाँ पे, लेकिन जो मुझे इतना पता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे। थोड़ा सा और मैं भले मैं इसको रोटेट करूँ, ऐसे आगे रुक जाए। अब इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल इसके पिवट पॉइंट के नीचे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पीछे भी एक लाइन खींच दूंगा।
आगे प्लम लाइन होती है, उस प्लम लाइन के पीछे एक लाइन खींच देते हैं। जहां पे लाइन इंटरसेक्ट करती है मैं समझ जाता हूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तीसरा होल सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है, चेक कर लीजिए कि वाकई में दोनों जहां पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीसरा भी यही कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको वहां से भी कंफर्मेशन है। इस तरह से काम करता है। आपने क्या करा भाई, 3 होल किए, हर होल से बारी बारी अपने इरेगुलर शेप ऑब्जेक्ट को हैंग किया और आगे एक पेंडुलम बॉब हैंग कर दिया। पेंडुलम बॉब एक लाइन के तौर पे काम करता है कि भाई इसके पीछे लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ। जहां 2 या तीनों लाइन इंटरसेक्ट करें वो पॉइंट आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह कॉन्सेप्ट आता है स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम को बोलते हैं भाई कोई चीज कितना ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे, उसको अगर हल्का सा हिलाया जाए तो क्या वो गिर जाएगा या वापस आने की सलाहियत रखता है वो। तो हमारे पास वो बॉडी की स्टेबिलिटी के लिहाज से ना 3 कंडीशंस आती हैं उसकी। पहले को तो हम बोलते हैं कि भाई वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस करो ना वो वापस आएगा। इफ इट्स स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट विल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेस हो गए रह जाए। जैसे हम जब खुद भी खड़े हुए होते हैं, चल रहे होते हैं, हम स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। अगर कोई हमें हिलाए हम हल्का अपनी जगह पे वापस आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जरा सा हमें टच करेगा हम गिर जाएंगे। तो हमारी इक्विलिब्रियम एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है जैसे एक पेंसिल है, ये बड़ी सी पेंसिल है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, हल्का सा टिल्ट किया उसको, तो देखो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जिसका पिवट पॉइंट है, जिसके बाद वो रोटेट कर रही है, वेट अभी उस पिवट पॉइंट के अंदर है। वेट अभी भी मोमेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट करेगा और वो ऑब्जेक्ट को वापस अपनी पोजीशन पे लाके रख देगा। मतलब आपका ऑब्जेक्ट वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आने की सलाहियत रखता है अभी। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट को आप बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर देते हो, जैसे आपने थर्ड केस में किया, तो अब उसका जो पिवट है वो उसके बेस से बाहर आ चुका है। पिवट बोलो वेट, और इस बार जो उसका वेट है वो मोमेंट को पिवट के अराउंड जब जनरेट करेगा तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन यानी एंटी क्लॉकवाइज में जनरेट करेगा। इस बार आपका ऑब्जेक्ट कंफर्मली नीचे गिरेगा, इस पर वापस आने की कोई एबिलिटी नहीं है। वापस तो उस वक्त आता जब आपके पास वो पिवट से पीछे ही होता, बॉडी के अंदर होता वेट, बेस एरिया से बाहर नहीं निकला होता। जो बेस एरिया है, ये बेस है इसका, इससे बाहर नहीं निकला होता। ये सिचुएशन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की ये सिचुएशन होती है। फिर अगला आता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब ऐसी सिचुएशन, पेंसिल को उसकी टिप पे बैलेंस किया, जरा सा आपने डिस्प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट नहीं गिर जाना है। अभी सिचुएशन ये है कि अभी आपके पास पिवट जो है और जो आपकी जो वेट की लाइन है बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर है, मूवमेंट नहीं आ रहा, ना आगे गिर रहा है ना पीछे। लेकिन अगर मैं जरा सा नीचे डिस्प्लेस करूंगा, वेट पिवट की पोजीशन से कहीं और चला जाए, इस केस में
जैसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देके गिरा देगा, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट, इसमें वापस आने की कोई कैपेबिलिटी नहीं। वंस डिस्प्लेस इज डिस्प्लेस फॉरएवर। तो तीसरा आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में चीज पहले से गिरी हुई है, उसको मजीद गिराने की जरूरत नहीं। आप उसे कितना डिस्प्लेस कर लो, उसका वेट उसके पिवट को क्रॉस ही नहीं करेगा, छोड़ेगा ही नहीं उसको। जैसे यहाँ पे देखो साइकिल में आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट मौजूद है, अब आप उसको डिस्प्लेस करते रहो, रोल करते रहो, जाएगा ही नहीं, होगा। उसका पिवट उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल ऊपर है। आप यहां से उसको रोटेट करने की कोशिश करो, ये हमेशा ऐसी पोजीशन पे रहेगा। ऐसी सिचुएशन ऐसे है कि बंदा नीचे लेटा हुआ है, उसको गिरा दो, ऑलरेडी गिरा हुआ होगा तो क्या गिरेगा। तो ये सिचुएशन। एक और चीज भी जो आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, वो है मूवमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास जब आप उस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं। अगर ऑब्जेक्ट स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ना, और जब आप उसको डिस्प्लेस करोगे उसका सेंटर ऑफ मास राइज करेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम में जब भी होगा सेंटर ऑफ मास राइज करेगा। जो सेंटर ऑफ मास राइज करे तो उसका मतलब जैसे यहाँ पे ये था, ये ऊपर गए, क्योंकि इस पोजीशन से उसको छोड़ोगे ना, ये रोटेट करने के बाद वापस यहीं आके रुकेगी स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल के अंदर सेंटर ऑफ मास गिरता है हमेशा। अगर सेंटर ऑफ मास गिरना शुरू हो जाए तो समझ जाना कि आपके पास ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस। जब तक स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा सेंटर ऑफ मास राइज कर रहा हो। और थर्ड है न्यूट्रल। भाई देखो, मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पर, उसे समझाता हूँ। लेट्स से ये रेक्टेंगल है, ये आ गया मेरा रेक्टेंगल। इसका जो वेट है वो बिल्कुल नीचे यहाँ पे इस तरह रखा है। ठीक, अब अगर मैं इसको रोटेट करता हूँ, तो लेट्स से इसकी रोटेशन शुरू हुई,
मैं बेस मिला के बता रहा हूँ। ये मैंने इसको रोटेट किया, अपनी पोजीशन से हटाया इसको। अब इधर यहाँ पे एक देख सकते हो आप बात कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे थी, इस वक्त इस हाइट पे ऊपर जा चुकी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर जा चुकी है। ऑब्जेक्ट जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा और आप उसे डिस्प्लेस करने की कोशिश करोगे, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा राइज करेगी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस से दूर जा रही है तो इसका मतलब वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैं ये बात समझाना चाहता हूँ, अनस्टेबल के अंदर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा गिरती है, राइज नहीं करता। और न्यूट्रल के अंदर ये अपनी जगह से हिलती नहीं। यहाँ पर उन्होंने दिखाया एक बॉल रखी हुई हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, डिस्प्लेस करते रहो, कहीं नहीं जाएगी वो बॉल, वहीं की वहीं रहेगी। ये केस न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का होता है। अगर आपको स्टेबिलिटी इंप्रूव करनी है किसी बॉडी की, इसके दो रास्ते हो। पहली बात, इसका बेस एरिया बढ़ाओ। फॉर्मूला 1 जितनी कार्स होती है सबके बेस एरिया ज्यादा होता है। बेस एरिया ज्यादा होने से फायदा ये होता है, पलटने में उसको ज्यादा एंगल चाहिए होगा, बहुत ज्यादा एंगल मिलेगा तब जाके वो गाड़ी पलटेगी, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास, उसका जो वेट है वो बेस से बाहर ही नहीं निकलेगा, पिवट पॉइंट को क्रॉस ही नहीं करेगा। जैसे इन दो गाड़ियों में फर्क दिखाया गया है कि दोनों को सेम एंगल पे टिल्ट किया गया, लेकिन एक गाड़ी जो थी वो उसका बेस था छोटा, उस गाड़ी का जो पिवट है, ये पॉइंट पिवट था उसका, ये पिवट पॉइंट है। सही, तो वेट जो है वो पिवट के बाहर जा चुका है और इस वक्त ये मोमेंट जनरेट कर रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, एंटी क्लॉकवाइज, जो गाड़ी को पलटाएगा। लेकिन जो ब्लैक वाली कार है उसके पिवट से बाहर नहीं गया, अभी भी वेट, अभी भी वेव पिवट के अंदर ही है, बेस एरिया के अंदर ही मौजूद है, वो अभी भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाएगा और वापस लेकर आएगा। और दूसरी बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे से नीचे रखेगा, जितनी ज्यादा नीचे होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उतना अच्छा होगा। जैसे इस गाड़ी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्रीन वाली कार की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे है। अगर आप गौर करो, बल्कि इस पे तो दोनों की तकरीबन सेम ही बनाते हैं कंपैरिजन देने के लिए, वरना मुझे लग रहा था ये नीचे शायद। खैर, दूसरा मामला ये होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बेस के नजदीक रखो, जितनी करीब होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के उतना मुश्किल होगा उसके लिए बेस से बाहर निकलना, उतना ज्यादा उसे एंगल में शिफ्ट करना पड़ेगा। तुम देख लो जितनी फॉर्मूला 1 कार्स हैं सबकी डिजाइनिंग इसी बेसिस पे होती है, बेस बिल्कुल फैली हुई और गाड़ी जमीन के नजदीक। सारी गाड़ियों में यही लॉजिक है, बेस बिल्कुल फैला के रखते हैं, गाड़ी जमीन के नजदीक होती है, ताकि शार्प स्पीड पे भी ट्रेंड हो तो गाड़ी कभी पलटे नहीं। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उस तरफ ज्यादा जाती है जहां मास ज्यादा होता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है, और इसी तरह का एक दूसरा ग्लास ऑफ वाटर, एक खाली है, एम्प्टी ग्लास ऑफ वाटर, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहाँ आ रही है, बेस है ना, यहाँ आ रही है। अगर मैं उसको थोड़ा सा पानी भर दूं, पानी भरने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी और नीचे चली जाएगी, नीचे बेस ज्यादा है। पहले ऊपर तक मास जो था, हर चीज का मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर आ रही थी, जब मैंने इससे पानी भरा तो जहां मास ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर चली जाए। तो अगर कोई ट्राइंगल बोले आपको कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, तो उसकी ट्राइंगल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके बेस के नजदीक होगी। जहां बेस होती है उस तरफ आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वहां मास ज्यादा होता है। तो जो
खिलौने आते थे ना अक्सर, वो इस टाइप का वो बना हुआ होता था, पंचिंग बैग टाइप का। उसको, हाँ, उसको जितना आप पंच करोगे उतना ज्यादा वो टिल्ट तो होगा, वापस आ जाएगा, गिरता नहीं था कभी वो, क्योंकि उसके बेस में बहुत ज्यादा मास भरा हुआ था। और जितनी कोशिश कर लो वो टिल्ट तो हो जाता था, लेकिन वो वापस खड़ा हो जाता था। तो ये कॉन्सेप्ट होता था आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बढ़ाने का, स्टेबिलिटी इंप्रूव करना। अब मास नीचे रखते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेस के नजदीक, और बेस भी ज्यादा रखते थे। इस तरह का कॉन्सेप्ट है आपके मूवमेंट के चैप्टर।